इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बहन भाइयों ने कृष्ण भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हम जो किसान वाणी कार्यक्रम में जो विषय लेके आए हैं उनमें सबसे पहले चर्चा करेंगे कि जीवाणु खाद की उपचार विधि और उसके महत्व के बारे में, और जो दूसरी चर्चा पे हम जिक्र करेंगे और बातचीत भी रहेगी हमारी कि गेहूं में जो पीलापन है वो क्या है और उसके समाधान के बारे में हम बताएंगे भैया ना। तो सबसे पहले जो चर्चा कर रहे हैं वो है जीवाणु खाद के उपचार विधि के बारे में। देखिए भैया, जो भूमि की जो ताकत है इसको हमने बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो धरती है हमारी, जिसको हम धरती माँ भी कहते हैं कई बार, इससे हमने काफ़ी सारी जो है ना फसलें तो मिला ही मिला, लेकिन हम इसके बगैर जी भी नहीं सकते, क्योंकि धरती जो है ना सबका एक आधार है। धरती के ऊपर भाई जितने खनिज पदार्थ हैं या खेती बाड़ी है, जितने मकान बन रहे हैं, सारे के सारे का भाई धरती के ऊपर ही निवास है। तो इस तरह जो छोटे छोटे जीव भाई धरती के अंदर काफ़ी मौजूद रहे हैं, और इनकी खोज करके जो हमारे बड़े वैज्ञानिक हैं उन्होंने ऐसी खाद तैयार कर दी इन तय, जिसने हम जीवाणु खाद भी कहते हैं, या हम यूँ भी कह सके हैं कि यो जीवित उर्वरक है। जीवित उर्वरक का मतलब क्योंकि ये जो सूक्ष्म जीव हैं इसके अंदर बने रहे हैं, और पादप पोषण में नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है दो महत्वपूर्ण पौधे खातिर बड़े तत्व हैं, जो ये बहुत ही अच्छे तत्व हैं जिनकी सहायता से पौधों में बढ़वार बनी रहा। और यो जो जीवाणु है, एक तो यो खाद वायुमंडल में जितना भी हमारे नाइट्रोजन है वो पौधों को जो है ना अमोनिया के रूप में वो बड़ी आसानी से उनको देंदा रहा, और भूमि में जो उपस्थित भाई जो अघुलनशील जो फास्फोरस है जो ऐसी पड़ी रहा, उसको ये जो पोषक तत्वों को उन घोल का और वो जो जीवाणु है पौधे तक बड़ी आसानी से उनको वो उपलब्ध करवा दे रहा। क्योंकि ये एक प्राकृतिक जीव है, इसलिए भाई इसके प्रयोग से भूमि की जो ताकत है वो बढ़ जाए और पर्यावरण पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ा रहा है। जीवाणु खाद की जो उपचार विधि है, इसमें भाई यो जीवाणु खाद को जो है ना प्रयोग करने की सबसे बढ़िया विधि है, यानी कि 1 लीटर पानी में लगभग 50 ग्राम गुड़ या फिर गोंद के साथ 250 ग्राम जीवाणु खाद अच्छी तरह से मिलाकर घोल बना लें। तो इस घोल को भाई 10 किलोग्राम बीज पर छिड़क कर अच्छी तरह से उसको आपने मिलाना है, जिससे कि जो बीज है सारे बीज के ऊपर जो है ना इसकी एक पर चढ़ जाए, और इन बीज को जो हमने ये छिड़किया है इनको फिर जो है ना छाया में सुखाना है, और उपचारित बीज को सुखाने के तुरंत बाद आपने किसान भाइयों इसकी बुआई करनी है। और पौध जड़ या फिर उपचार विधि है इसमें जिस तरह के धान है, सब्जी और सब्जी वाली जो फसल है जिनकी पौधों की जो रोपाई करी जावा, यानी कि जिनके हम सीधे जो है ना नर्सरी तैयार करके फिर पौधे उखाड़ के अपने खेत में लगावा, जिस तरह के धान की बात कर रहे हैं, सब्जियां हैं ऐसी, तो उनकी जड़ों को जीवाणु खाद द्वारा भाई उपचारित करना जरूर चाहिए। इसके खातर किसी चौड़े या फिर कोई थोड़ा चौड़ी तली का जो बर्तन है, 250 ग्राम गुड़ या फिर 5 से 7 लीटर गर्म पानी को भाई मिला के घोल बना लेना अपना, और उसमें 1 किलोग्राम एजेटोबैक्टर या फिर 1 किलोग्राम पीएसबी मिलाना है आपने, और इसके तुरंत बाद नर्सरी से पौधों को उखाड़ कर और जड़ों में मिट्टी साफ़ करने के बाद 50 से 100 जो पौधे हैं उनको लेना है और उनको एक
छोटी सी जो है ना आपने उसका बंडल बनाना है, यानी कि जूड़ी बना लेनी है, और जीवाणु खाद के घोल में 10 मिनट तक आपने उसको डुबो के रखना है। और इसके तुरंत बाद आपने उन पौधों की जो है ना खेतों के अंदर रुपाई करनी है। कंद उपचार की बात करें तो गन्ना है, जिस तरह आलू है, अदरक है और घुइयाँ जिस तरह की फसलें हैं, इनमें जैव उर्वरकों के भाई प्रयोगता है। जो कंद है इनको उपचारित करना जरूर चाहिए। और 1 किलोग्राम एजेटोबैक्टर और 1 किलोग्राम पीएसबी जीवाणु खाद को 20-30 लीटर पानी में भाई मिलाना है। और इसके उपरांत तो आपने जो कंद है उनको 10 मिनट तक डुबो के रखना है इस घोल में, और उसके तुरंत बाद आपने अपने खेत में इसकी जुताई करनी है, यानी कि रुपाई करनी है। और मिट्टी उपचार की विधि बात कर लें तो 5-10 किलोग्राम जीवाणु खाद, जिसमें भाई एजेटोबैक्टर व पीएसबी आधा होना चाहिए, यानी कि 70 से 100 किलोग्राम जो मिट्टी या फिर कंपोस्ट को मिलाकर रात भर छोड़ दें, और इसके बाद अंतिम जुताई पर खेत में इसको मिला देना आपने। तो ये तो इस तरह के कुछ उपचार विधियाँ हैं। और अगर आप अपना जीवाणु खाद के उपयोग के कुछ लाभ भी जरूर मिलेंगे इससे। हमारा जो जीवाणु खाद के जो उपचार की विधि करी है, इससे जो फायदे हैं वो जिस तरह के जीवाणु फसल की जो पोषक तत्व हैं इनकी जो ज़रूरत हो है उसको पूरा कर दे है, यानी कि इससे हमारी एक तो उत्पादन क्षमता और उत्पादकता दोनों चीज़ें बढ़ जाएंगी। और सूक्ष्म जीवाणु मिट्टी में मौजूद जिस तरह के फास्फोरस है घुलनशील बनाकर पौधे खातर वो देते रहे हैं। और जीव जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी मात्रा में सूक्ष्म आवश्यक जो पोषक तत्व हैं जिस तरह के जिंक है, तांबा, सल्फर, लोहा, बोरोन, कोबाल्ट, इस तरह जो है ना ये पौधे को प्रदान कर देना समय समय पर। तो इनसे जो है ना जीवाणु खाद से बहुत अच्छा लाभ फिर मिल जाए। जीवाणु जो खेती है में बचे हुए कुछ जो है ना कार्बनिक जो अपशिष्ट हैं उनको छुड़ाकर मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ है इसकी मात्रा इसको बना के रखे हैं सूक्ष्म जीवाणु। और सूक्ष्म जीवाणु ही जो पादप वृद्धि करने वाले हार्मोन है, प्रोटीन, विटामिन है या फिर अमीनो एसिड का जो है ना ये उत्पादन करते रहें। और यही जो छोटे छोटे जो जीवाणु है, सूक्ष्म जीवाणु है, मिट्टी में पनपरी जो रोग हैं जिस तरह के फफूंद है इसको ये नष्ट करते हैं। और लाभकारी जीवाणुओं की जो संख्या है उसमें भी ये बढ़वार कर दे रहे हैं। जीवाणुओं के प्रयोग तो लगभग यानी कि 15 से लेकर 30% जो फसल उत्पादन है वो बढ़ जाए, और उत्पादनता की जो गुणवत्ता है वो भी बहुत बढ़िया होगी। और सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रयोग तो एक तो मिट्टी की जो जल धारण करने की ताकत है वो बढ़ जाएगी, और उर्वरा शक्ति है वो भी बढ़ जाएगी, और फसल उत्पादन भी अच्छा बढ़ेगा। इसके प्रयोग तो उपज में लगभग भाई 10-15% की वृद्धि जरूर होगी जीवाणु खाद है। और इसके प्रयोग में भाई अंकुरण जो है ना बड़ी तेजी तो है, यानी कि जो देसी भाषा में कहते हैं भाई जो गुंडे हैं बहुत जल्दी इसमें फूट जाए, और कल्लों की संख्या में भाई वृद्धि होगी। इनके मिट्टी से एक तो भौतिक जो रासायनिक गुण है उनमें भी बढ़िया सुधार हो जाएगा। और इनके प्रयोगता ही अच्छी उपज के अतिरिक्त गन्ने में जो शर्करा है, मिठास है, मक्का और आलू में स्टार्च और तिलहनों में तेल की मात्रा में बड़ी अच्छी वृद्धि होगी। तो भाई ये तो हमने चर्चा करी कि जीवाणु खाद के उपचार विधियाँ और इससे के लाभ हुए। लक्ष्मी जल्दी आ। आई रसोई में थी। कोई खास बात है क्या? क्या आ गया? मिठाई खा। किस खुशी में? क्या हो गया? बताओ ना। अरे सुनेगी तो तू भी खुश हो उठेगी। तो बताओ ना जल्दी। अरे वो हमारी टमाटर की पूरी फसल बिक गई, और वो भी अच्छे दामों पर। बयाना भी मिल गया। मुझे मूर्ख समझे हो क्या? अभी तो फसल बोई भी नहीं और बिक भी गई। बना रहे हो मुझे? ना ना, अरे बनाने वाली कोई बात नहीं है, सच्ची। अरे वो टमाटर से सॉस केचप बनाने वाली कंपनी है ना, उन्होंने करार कर लिया है। अभी समझौते पर दस्तखत करके आ रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? तू बैठ यहीं, सब समझाता हूँ। भारत सरकार किसानों के कल्याण और सन 2022 तक उनकी आमदनी दुगनी करने के लिए कृत संकल्प है। अनेक नई नीतियों और योजनाओं से किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं, परंतु किसानों के सामने आज भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे निरंतर सिकुड़ता जोत आकार, मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े जोखिम, और बाजार में आकस्मिक उतार चढ़ाव। कोविड-19 वैश्विक महामारी ने इन चुनौतियों को और भी गहरा कर दिया है।
भारत सरकार ने तुरंत प्रभाव से कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश 2020 लागू किया, जो अब एक अधिनियम का रूप ले चुका है। अब किसान के पास अनेक विकल्प है। अगर वो अपने खेत में ही अपनी उपज का सौदा करना चाहे तो वो कर सकता है, या फिर सीधे वेयर हाउस से इनाम से जुड़े व्यापारियों और संस्थानों को जो भी उसको ज्यादा दाम देता है उसके साथ फसल का सौदा किसान कर सकता है। इस अधिनियम के अनुसार अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यावसायिक कंपनियों, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों आदि से कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकेंगे। ये करार फसल की बुआई से पहले भी हो सकता है। उपज की बिक्री का करार हो जाने के बाद किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी। उन्हें करार में बांधा नहीं जा सकेगा। वे बिना किसी पेनल्टी के करार से निकलने को स्वतंत्र होंगे। करार सिर्फ किसानों की फसलों का होगा, जमीन का नहीं। इसलिए जमीन की बिक्री, लीज और उसे गिरवी रखना पूरी तरह से मना है। आवश्यक कृषि आदानों यानी इनपुट्स उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान की होगी। करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान द्वारा उपयुक्त कृषि मशीनरी तथा उपकरण की व्यवस्था की जाएगी। समय समय पर किसान को तकनीकी मार्ग निर्देशन और सलाह उपलब्ध कराई जाएगी और फसल के जोखिम की पूरी या आंशिक जिम्मेदारी उठानी होगी। अधिनियम के अनुसार फसल की भली प्रकार से देखरेख, तुड़ाई या कटाई की जिम्मेदारी किसान की होगी। फसल उत्पादन के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। फसल का बीमा कराया जाएगा और आवश्यकता होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से ऋण भी ले सकेंगे। इस अधिनियम से कृषि उपज की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे उत्पाद भी उन्नत स्तर के बनाए जा सकेंगे, जो विश्व बाजार के मानकों पर खरे उतरेंगे। एक सप्लाई चेन विकसित होगी, जो भारतीय कृषि और किसानों की विश्व बाजार में पैठ बनाने में सहायक होगी। बड़े कॉरपोरेट के साथ मिलकर कई राज्यों के किसान सफलतापूर्वक गन्ने, कपास, चाय, कॉफी जैसे उत्पाद प्रोड्यूस कर रहे हैं। मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा के कारण इस अधिनियम ने किसानों के लिए नई संभावनाओं और नई आशाओं के द्वार खोल दिए हैं। अधिनियम ने भारतीय किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है। अच्छा, ले अब तो मुंह मीठा कर। आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर भारत। भाइयों एक थोड़ी सी और चर्चा कर लें कि जो कृषि सुधार बिल 2020 है इनके ऊपर। देखियो किसान भाइयों, जो सरकार है वो बड़ी मेहनत से कोशिश कर भी रही है कि किसान की जो आय 2022 तक दुगनी करी जावा, और इस आय से जो है ना किसानों की जो अच्छी आमदनियाँ होंगी और किसान का जो मजबूत है, अगर देश का किसान मजबूत होगा तो देश भी अपने आप पे भाई मजबूत रहेगा। और इसकी कृषि के जो क्षेत्र है इसमें सरकार चाहवा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव हो और किसानों की आमदनी बढ़े। और जो किसानों की आमदनी है उसको भाई 2022 तक तो चाह रही है कि सरकार किसानों को जो आमदनी है उसको दुगना कर दे। लेकिन किसानों को सरकार के द्वारा जो नियंत्रित बाजार है इनसे स्वतंत्र करना भी वो सोच रहे हैं, और उनकी जो उपज है उसका बढ़िया मूल्य भी उनको दिलवाने की वो बात कर रहे हैं। किसान और व्यापारी भाई मंडी के बाहर जो उत्पाद बेच भी सके हैं और उसको खरीद भी सके हैं। और एक बात और है कि जो अंतर्राज्यीय व्यापार है इसको भी सरकार बढ़ावा देने लग रही है, और परिवहन और जो लागत है उसको कम करना चाह रही है। तो सरकार जो है ना इस तरह समझौते के ऊपर भाई एक रूपरेखा अच्छी तैयार कर ली सरकार ने, और किसानों को जो है ना कृषि प्रौद्योगिकी कंपनियां हैं, निर्यातकों और खुदरा विक्रेताओं के साथ जोड़ने खातर सक्षम बना रही है। और यह उन किसानों खातर भी बड़ी अच्छी जो है ना विधेयक हैं कि ये जो 5 हेक्टेयर तक कम वाले भूमि किसान हैं
उनके खातर तो बड़ा अच्छा लाभ ये देवा है। यानी कि बिल आवश्यक वस्तुओं की जो सूची से अनाज और दालों जिस तरह की जो वस्तु हैं इनको हटाने खातर भी ये प्रदान करती है। और एक बात और है कि देखने लग रहे हैं कि जो पर उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ना ज़मीन भाई कम होती जाने लग रही है, और कृषि का जो करार है अध्यादेश जो है ना जो है ये, उसमें किसान अपने खेत में अपनी उपज का भाई सौदा भी कर सका है। यानी कि जो चीज़ उसको ज़्यादा रेट दे सका है वो उसी को वो बेच सका है। पर एक बात और है इस नियम में, किसान की भी कुछ जिम्मेवारी है। जिस तरह के तो खेत में जो फसल है कटाई करना, उसकी तोड़ाई करना, यह जिम्मेदारी भाई किसान की रहेगी। तो भाई कहा है कि अगर आत्मनिर्भर किसान होगा तो भाई आत्मनिर्भर भारत भी बनेगा। तो अब कर लें थोड़े मौसम के बारे में चर्चा। आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 4 डिग्री सेल्सियस। और कल भी भाइयों इसी तरह का मौसम बना रहेगा और तापमान भी यो है कि अधिकतम तापमान 19 डिग्री और न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और कल जो है ना कार्यक्रम इस तरह रहेंगे कि खुम के सूत्रकृमि और उनकी रोकथाम के बारे में भी चर्चा करेंगे, और एक और चर्चा करेंगे साथ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। तो भाइयों अब करवाएंगे भैया का मनोरंजन, तो आओ सुनते हैं ये लोकगीत। साल पड़ा जब याद हाजरी रयाई, मेरे फकर में मेरी बहू ने रोटी भी न खाई। दस्तरबान तेरे साल पड़ा जब याद हाजरी रयाई, मेरे फकर में मेरी बहू ने रोटी भी न खाई। तेरा साल पड़ा जब याद हाजरी आई, मेरे फकर में मेरी बहू ने रोटी भी न खाई। मेरे 2 दिन रह गए छुट्टी के, 2 दिन रह गए छुट्टी के, मेरा की पिपी मगाला। छोटा भाई ने ठाया बिस्तरा मेरे आगे आगे चाला। मेरे दरवाजे में खड़े पिताजी में उनकी कान चाला। कुएं पे मेरी बहू भेज गई सास सबर का गाल्या रे। कुएं पे मेरी बहू भेज गई सास सबर का गाल्या। आए हालत देख के वानू बोली, हालत देख के वानू बोली, ना चाहती इसी कमाई। मेरे फकर में मेरी बहू ने ससुराल पड़े थी जड़े में। कला करूम में डरा बिस्तरा पहुंचा भी तब बगड़ी में। अरे छोटी साली रनू बोलियो रनू कोयल बोल झड़ी में। आज चाचू बैठ पलंग पे मैं बैठू तेरी जड़े में। आज चाचू बैठ पलंग पे मैं बैठू तेरी जड़े में। आ गणेश नाम आया जी जाओ, गणेश नाम आया जी जाके भूल गया था राई।
तो ते जीजा चाल पड़े मारी रोती छोटी बात वो जान पड़े जरूरी रहे हमने मारा कर डाल दान जब नहीं आता यकीन करते गैल पाट जाता नहीं आता यकीन करते साल गैल पाट जाता अरे मेरे संग पहुंच गया पलटन में मेरे संग गया पहुंच पलटन में साथे डिवटी लाई ये तो सुना भैया ने लोकगीत बिस्तर बांध कर चाल पड़ा और गायक कलाकार थे रणबीर और उनके साथी। और अब चर्चा करेंगे आज की नसीहत में कि गेहूं में पीलापन और उसका क्या समाधान होगा। देखियो किसान भाइयों, गेहूं जो है ना, हमारा जो देश है ना, कृषि प्रधान देश है और यह इस देश के भाई एक बढ़िया और मुख्य फसल है। और रबी के मौसम में देखा है कि जो हरियाणा है हमारा, सारे जिले में इसकी खेती करी जावा। और पिछले साल तो हरियाणा में गेहूं की जो औसत पैदावार हुई भाई, कई वर्षों के मुकाबले बहुत ही बढ़िया रही। और देखे हैं कि इस फसल का जो रोग है वो है गेहूं में पीलापन का होना। और वो पीलापन है, उसके कई कारण हो सके हैं, जिस तरह के एक तो नत्रजन की कमी होना। यदि मिट्टी की आवश्यकता अनुसार नाइट्रोजन यानी कि नत्रजन खाद यूरिया न दिया गया तो भाई पौधे में नाइट्रोजन की कमी आ जाएगी और पौधा जो है ना पीला और कमज़ोर हो जाएगा। और इस बात का ध्यान रखना है, आपने देखना भी है खेत में जाकर कि जो नए पत्तियां में तो हरियाली होगी लेकिन पुराने पत्तियां में पीलापन देखने को मिला है। ऐसे में यदि यूरिया की कोई खुराक डालनी बाकी है तो उसे ज़रूर डाल दें भाई। और इसको तुरंत प्रभाव होता है भाई समाधान खातर एक तो 2.5 किलोग्राम यूरिया और 100 लीटर पानी में मिलाकर आपने छिड़काव करना है। यो छिड़काव जो आपने करना है वो 15-15 दिन के अंतर पर 2-3 बार जरूर करना है, तो इससे भाई काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगला है सल्फर की कमी भी भाई इस रोग का मुख्य कारण बन सका है, यानी कि जो मिट्टी में सल्फर की कमी आ जाए तो इस तरह भी जो गेहूं है उसमें भी पीलापन आ जाएगा। और दूर से इस तरह दिखेगी कि जिस तरह कोई नाइट्रोजन की कमी हो रही हो, लेकिन पौधे को ध्यान से देखें तो नए नए जो पत्ते हैं उनमें पीलापन नजर आना शुरू हो जाएगा और पुराने पत्ते हरे दिखते रहेंगे। सल्फर की कमी को भाई जिप्सम के गेला पूरा कराया जा सका है और सिंचाई से पहले इसमें 100 किलोग्राम जिप्सम डाल रहे हैं और सल्फर की कमी को इससे पूरा कर सके हैं। जिंक की कमी हो जाए भाई जिसके कारण भाई पीलापन आ जाए गेहूं में, तो इसके खातर आपने बिजाई के टाइम में 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ डालना है। और यदि ये ना डाला गया हो तो भाई या फिर किसी और कारण से गेहूं के पौधे में जिंक की कमी होने से पीलापन आ गया हो तो जिंक की कमी तो भाई गेहूं के जो तीसरा या फिर चौथे पत्ते के मध्य में पीले धब्बे अपना दिखेंगे, जो धीरे धीरे जो है ना पत्ते के दाने और फैलते रहेंगे। और देखे हैं कि जो पत्ते के दोनों ओर फैल गया तो समझ लो कि भाई गेहूं में हमारी पीलापन हो रहा है। और पत्तों के दोनों ओर किनारे पर और पत्ते की नोक पर सूखापन आ जाएगा और जिंक की कमी के तुरंत प्रभाव होता है भाई। इसके लिए 0.5% अपना जिंक सल्फेट का घोल 250 ग्राम बुझाया चूना 100 लीटर पानी में घोल कर पौधे के ऊपर आपने छिड़कना है, तो इससे आपको भाई काफ़ी फायदा होगा। तो लोहे तत्व की कमी भी भाई गेहूं में पीलेपन का कारण हो सके, तो यह कई बार देखा जावा है कि जिससे गेहूं पीली हो जाए और पौधा बहुत कमज़ोर दिखाई देवा और पत्ते की पूरी लंबाई से जो है नियमित और समानांतर हरी और पीली जो धारियां हैं उसके ऊपर बन जाए। और लोह तत्व की अधिकतम कमी होने की स्थिति में भाई पत्ते का जो हरा रंग है पूरी तरह खत्म हो जाएगा और कागज़ की तरह वो धोड़ी धोड़ी आपने जो खेत के अंदर दिखेगा और पत्ता भी नजर आएगा तो वो भी सफ़ेद से रंग का नजर आएगा। और लोह तत्व की कमी दिखाई दे तो भाई तुरंत आपने 0.5% फेरस सल्फेट लेना है और उसको या फिर 500 ग्राम फेरस सल्फेट लेकर 100 लीटर पानी में अपने उसको घोल बनाना है और उसको छिड़काव करना है। और ये छिड़काव आपने वही 10-15 दिन के अंतर पर 1-2 बार करना है, जिससे अधिक लाभकारी हो सके है। और आम भाषा में फेरस सल्फेट बाजार में या फिर हरा कशिश है इसके नाम से यू बाजार में अपना मिल जाएगा, इसका भी आपने छिड़काव कर सके हो। अधिक ठंड और धूप की कमी तय भी भाई गेहूं में पीलापन आ जाए है,
कई बार देखा है कि यानी कि सर्दी के मौसम में दिन में जो है ना मौसम ख़राब रहे, रात में भी ख़राब रहे, तो इस तरह तापमान में काफ़ी कमी आ जाए और दिन के कोहरा या फिर बादल की वजह से धूप भाई आपने कई बार देखा है कि नजर ही नहीं आती कहीं कहीं दिन तक, तो ऐसी स्थिति में गेहूं में पीलापन नजर आवेगा। इस स्थिति में जैसे ही धूप निकलेगी तो मौसम साफ हो जाएगा, तो फसल आपकी उसी तरह यानी कि सामान्य दिखनी शुरू हो जाएगी। सूत्रकृमि है। सूत्रकृमि मिट्टी में एक पाए जाने वाला एक सूक्ष्म सा जीव है भाई। हम इसको बिल्कुल इतने महीन होते हैं ये, हम इसको आम आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से भी नहीं देख सकते, बड़े ब्रीक हो हैं। और ये कृमि जो है ना गेहूं की जड़ों को बहुत प्रभावित करा, यानी कि उसके जो पोषक तत्वों के रास्ते हैं उनको अवरुद्ध कर दे आयु, और पौधे को जो है ना भोजन और पानी नहीं जाने देता। इस कारण गेहूं के पौधे का जो विकास है वो रुक जाएगा और पौधे पीले हो जाएंगे। और सूत्रकृमि जो प्रभावित गेहूं है का जो खेत है अपना, उसकी पहचान आ जाएगी कि इस खेत में भाई सूत्रकृमि है। और खेत में गेहूं कुछ क्षेत्र में तो भाई बड़ी बढ़िया दिखेगी, हरी दिखेगी, लेकिन दूसरे क्षेत्र में भाई वो कमज़ोर दिखेगी और छोटी होएगी और पीली अपना दिखाई देगी। और जो बाड़ियाँ भी इसकी छोटी रह जाएंगी और पौधे रोगों की जड़ें जो है ना झाड़ी, यानी कि इस तरह झाड़ हुआ ना, झाड़ी नुमा उसकी दिखाई देगी। और गेहूं की इस बीमारी को भाई आम भाषा में मूल्य भी कहते हैं। एक तो अपना है इसको रोकना है, एक तो फसल चक्र अपनाना है। फसल चक्र अपनावेंगे तो इसको आप दूर कर सको हो। तो ये तो चर्चा करी हमने गेहूं में पीलापन और उसके समाधान के बारे में। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ ही आज का किसान वाणी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कृष्ण भाई न देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।